सर 97 और 2025 तो 3 और 25 3 28 साल उस समय की जो माइनिंग होती थी सर, बहुत पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन क्या कुछ आप परिवर्तन इस 25 सालों में देख रहे हैं? बिल्कुल, हमारा यूनिट काम कर रहा है वहाँ पे। जी। हमारी माइंस है, यदि पहले से कोई माइंस नहीं तो हमारा निश्चित तौर पर वहाँ प्राधिकृत कोई अधिकारी होगा जी। और उनसे मुलाकात करके जी। क्या पेपर जमा करना है वो चेकलिस्ट प्रोवाइड जी। करेंगे। उन सभी पेपर्स को आप जमा करें। ACCL एज ए कंपनी सर कितने रोजगार साल भर इस तरह के निकालती है सर? अभी हम लोग ऑन एन एवरेज ये मान के चलिए कि पिछले 2-3 साल में 700-800 एम्प्लॉयमेंट हम 700-800 हर साल दे रहे हैं। हर साल। हालांकि उसके पहले ये संख्या कम थी, 300-400-200 के आसपास दे रहे जी। थे। लेकिन अभी हमारी जो प्रक्रिया बहुत तेजी से चालू जी। है और हर साल 700 से 800 हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार दर्शकों, ACCL पॉडकास्ट के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये ऊर्जावाणी का पहला एपिसोड है। साथियों, ऊर्जावाणी के जरिए हम चाहते हैं कि जो कोयलांचल की कहानियां हैं वो यहाँ से निकलकर आप सभी तक, पूरे देश तक जाए। और इसमें हम चाहते हैं कि जो देश की ऊर्जा आपूर्ति में जो दिन रात मेहनत करने वाला जो कोल इंडिया का परिवार है, उससे कहानियां जाएं सभी तक। कैसे हम लोग काम करते हैं, क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या कुछ एस्पिरेशंस हैं, एक ह्यूमन टच के साथ बात करें। आज इस वेरी फर्स्ट एपिसोड में बात करने के लिए हमारे साथ आदरणीय शरद कुमार तिवारी सर उपस्थित हैं। सर जनरल मैनेजर माइनिंग कैडर के हैं और आज मुख्यालय में वे एज ए HOD लैंड एंड रेवेन्यू काम करते हैं। सर, इस वेरी फर्स्ट एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद सुरेश जी, और आपको इस बात की शुभकामना भी कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम चालू किया है और मुझे आज इस प्रथम एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में बुलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप बहुत अच्छे कार्य करते रहते हैं, मुझे पता है, और आपने एक बड़ा अभिनव प्रयास किया इसको चालू करके सर, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी की तरफ से और बहुत शुभकामनाएं। सर थैंक यू सर। एक्चुअली सर, आपसे कहें तो हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि जैसे कोयले का जो हम लोग लैंड जो लेते हैं सर, वो कोल इंडस्ट्री का एक बेसिक रॉ मटेरियल है, तो उससे आप जुड़ के काम करते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं सर आप ही से हम शुरू करके हम लोग की धारणा रहे सर। सर जैसे आप अभी एज ए जनरल मैनेजर काम कर रहे हैं सर, तो हम पहले तो ये जाने कि आपकी यात्रा जो कोल इंडस्ट्री की रही सर, कोल इंडिया में, वो कहाँ से शुरू हुई सर? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, और जैसा कि आपने बिल्कुल सही प्रयास किया कि धरती तो पहली चीज है, भूमि लेना तो पहली चीज है। कोई भी इंडस्ट्री खड़ी होगी तो भूमि पे खड़ी होगी। तो इंडस्ट्री को स्टार्ट होगा भूमि से। ऐसे ही हमारे यहाँ रॉ मटेरियल देखा जाए तो प्रथम चीज है माइनिंग के लिए की जमीन का होना। और जहाँ तक बात है कि इस कोल इंडिया के साथ में या इस कोल इंडस्ट्री के साथ में मेरा कहाँ से जुड़ा हुआ, कैसे यात्रा चालू हुई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना होगा। अच्छा। मेरे घर से या मेरे बाकी दूर दराज तक कोई भी अच्छा, इंडस्ट्री कभी नहीं था जी। और चूंकि एक संयोग है कि ACCL का मुख्यालय यहाँ था। अच्छा। और मैं भी बिलासपुर का था। अच्छा, आप यहाँ बिलासपुर से? तो बिलासपुर से गवर्नमेंट इंजीनियर से जब हम लोग एंट्री लिए यहाँ पे जी, तो दिमाग में था कि ACCL है और ACCL एक काफी समय नामी हुई थी, चालू हुई थी यहाँ पे इंडस्ट्री और एक काफी नाम भी हो गया था जी। तो इसको ज्वाइन करना है कभी। जी। तो हम लोगों ने इसको फिर सौभाग्य मिला कि माइनिंग ब्रांच ली। जी। माइनिंग ब्रांच लेने के बाद मैंने 97 में जी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी। तो सर मैं बीच में बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग सर ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम ओपन दे के आते हैं अभी क्या हो, उस समय क्या होता था सर? जी, हमारे मेरे बैच के जस्ट पहले कैंपस इंटरव्यू से सिलेक्शन हुआ करता था। कैंपस इंटरव्यू जी। और हमारे बैच में आता था कि वो कैंपस इंटरव्यू खत्म हो गया। इनफैक्ट उस समय काफी रिक्रूटमेंट भी बहुत सी इंडस्ट्री में खत्म हो गए थे जी। और काफी निराशा का समय था जी। लेकिन 97 में फिर मैं 95 में यहाँ से निकला ग्रेजुएशन करके जी। 97 में कोल इंडिया ने 96 में कोल इंडिया ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला जी। और पहला जो रिटन एग्जाम था कोल इंडिया में भर्ती का वो हमारे बैच का। अच्छा जी। फर्स्ट तो लिखित परीक्षा? हाँ, लिखित परीक्षा पास करने के बाद फिर इंटरव्यू हुआ जी। इंटरव्यू के बाद हम लोग का सिलेक्शन हुआ जी। और एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी हम लोग साल भर रहे जी। उस समय फिर उसके बाद हम लोग रेगुलराइज हुए। तो आप सर ACCL से ही आपकी यात्रा? जी बिल्कुल, ACCL से चालू हुई और 97 के जुलाई में ज्वाइन किया जी। और तब से सौभाग्य ऐसा है कि ACCL के ही साथ में चल रहा है। नहीं बिल्कुल सर, आप जैसे कर्मठ लोग जिस टीम से जुड़े उस टीम के लिए
बहुत ही मजबूत पिलर के तौर पे आप लोग काम करते हैं, सब दिन रात मेहनत करने वाली एसीसीएल की टीम है सर। 97 और 2025 तो 3 और 25 3 28 साल, उस समय की जो माइनिंग होती थी सर, बहुत पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन क्या कुछ आप परिवर्तन इस 25 सालों में देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, काफी काफी चेंजेस आए। एक्चुअली में चेंजेस का दौर उस समय धीरे धीरे चालू हो रहा था। हमारी बहुत सारी जो अंडरग्राउंड माइंस थी, बेसिकली उस समय अंडरग्राउंड माइंस का प्रोडक्शन और ओपन कास्ट का प्रोडक्शन देखा जाए तो ओपन कास्ट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था। बट आज की जैसे तुलना में एक रेशियो बन गया कि अंडरग्राउंड बहुत कम और ओपन कास्ट से मैक्सिमम प्रोडक्शन। हां 96%। तो 97 में जब हम लोग ने चालू किया जर्नी, तो हम लोग देखते थे कि बहुत सारी जो अंडरग्राउंड माइंस थी वो मैनुअल ऑपरेटेड थी, मैनुअल थी, या कुछ चालू हुए थे सेमी मैकेनाइज हो रही थी। और उस समय सीएम एससीसीएल में कहीं भी कंटीन्यूअस माइनर टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। कुछ जगहों पे लागवाल आना था, फिर कंटीन्यूअस माइनर भी आना था, लेकिन वो आ नहीं पाया था। धीरे धीरे वो इंट्रोड्यूस होना चालू हुआ। वो समय होता है जब आप लोग देखते होंगे कि लोडर जो है वो हाथ से बेलचा से कोयला लोड किया करते थे। बहुत सारी माइनों में उस तरह की प्रैक्टिसेस थी, वो धीरे धीरे खत्म हुई, लेबर इंटेंसिव था। एक और बात थी कि उसमें कंपनी का मैनपावर ही होता, मैनपावर होता, उसकी तुलना में आज मैनपावर भी कम हो गया, प्रोडक्शन तो कई गुना बढ़ गया। और ये जो बड़ी बड़ी ओपन कास्ट खुली और मशीन की कैपेसिटी बढ़ी, तो ये जो सर जैसे हम लोग मेगा में देखते हैं केवड़ा दिक्कत जो 240 टन डंपर, ये चीजें, ये सब, या जो 42 किलोमीटर शॉप, ये सब कब इंट्रोड्यूस हुए? क्या आपसे पहले? ये सब बहुत पहले में, उस समय नया नया 120 टन का डंपर आया था। ओके। और मैक्सिमम 10 किलोमीटर के शामिल, फिर उसके बाद उससे बढ़ के कैपेसिटी के आना चालू हुए। आज तो जैसे आप देखते हैं कि 42 किलोमीटर के शामिल 240 टन का डंपर और उसके ऊपर के भी डंपर अब आना चालू हो गए। और अब नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं कि जो है वो डीजल से मुक्त वाहन भी आएंगे, बाइस में खिलाफ में आएंगे। तो दिनों दिन प्रोग्रेस करते जा रहा है। जितना मशीनों की कैपेसिटी बढ़ी, प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से बढ़ा, और भी उससे कम लगने लगा। आज हमारा ओएमएस ज्यादा अच्छा हो गया, पहले की तुलना में प्रोडक्शन अच्छा हो गया। सुरक्षा के मापदंड भी निश्चित तौर पर सुधार हुए, क्योंकि जब मैनपावर ज्यादा था तो ये हमेशा एक खतरा लगा रहता था कि यदि माइंस के अंदर, फेस के अंदर में ज्यादा लोग हैं तो एक एक्सपोजर ज्यादा होने से खतरे की उम्मीद भी ज्यादा है। अब देखिए आप बहुत कुछ सेफ्टी इंश्योर हो गई है। अंडरग्राउंड में भी हम कंटीन्यूअस माइनस कई जगहों में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जहाँ पे हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड काफी इंप्रूव कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे विकास हुए। और जो तो मतलब ये कहें सर कि जो ये 2 और 2.5 दशक रहे सर, वो विकास की यात्रा के दशक रहे। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए इसमें। सर अब हम आपके कार्य क्षेत्र पर आते हैं। आप लैंड एंड रेवेन्यू, भू राजस्व देख रहे हैं। तो एक जैसे कोल इंडिया भूमि लेती है, जमीन लेती है, इस तरह के काम और रोजगार देती है, तो क्या इस तरह के काम दूसरी कंपनियां जो है महारत्न कंपनी, क्या वो भी करती हैं? बिल्कुल। देखिए लैंड एक्विजिशन कोई आज का चैप्टर नहीं है। लैंड एक्विजिशन देखा जाए तो ब्रिटिशर्स भी करते थे जी, और एक्ट पहले भी थे, लैंड एक्विजिशन के एक्ट पहले भी थे। हालांकि वो बहुत प्रो पब्लिक नहीं थे। जिनका लैंड लेते थे उनको बहुत ज्यादा सुविधाएं ब्रिटिशर्स नहीं देते थे। आज आप देखते हैं जो जितनी भी रेल लाइंस बिछी ब्रिटिशर्स के समय में, वो इसलिए भी बिछी कि बहुत सारे यहाँ से माल, बहुत सारे यहाँ पे रॉ मटेरियल को लेकर इंग्लैंड जाते थे, बाहर जाते थे। तो रेल लाइन बिछाने की वजह से क्या हुआ कि रेल का विकास चालू हुआ। भाप के इंजन थे तो कोयले की जरूरत थी, तो बहुत सारे कोयले की माइंस उन लोगों ने खोला, फिर एक्विजिशन वहां से चालू करना उन्होंने चालू किया। तो बहुत सारा एक्विजिशन हमारा पुराने एक्ट्स में होते थे। फिर एलए एक्ट 1894 का आया। एलए एक्ट में लैंड एक्विजिशन 1894 का बहुत सारी जमीनें उसमें ली गई। फिर उसके बाद एक आया कि 1957 में हमारा ये आ गया, सीबीए आ गया। तो कोल बेरिंग एरिया एक्ट आया। कोल बेरिंग एरिया एक्ट पर्टिकुलरली कोल्स जो कोयले से संबंधित जहाँ पे जमीनें, जहाँ पे कोयला है, वहाँ के लिए मुख्य तौर पे सीबीए 1957 का जो एक्ट आया, उसके अंदर हम लोगों ने लेना चालू किया और धीरे धीरे विकास चालू हुआ। देखिए शुरुआत में क्या था कि हम एक्विजिशन पे जोर देते थे, कंट्री पे एक्विजिशन को जोर देते थे। आरएनआर के लिए कोई संबंधित कानून, कोई अप्रोप्रिएट लॉ नहीं बना हुआ करता था। बाद में विभिन्न कंपनियों ने जब देखा कि नहीं, इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सबका विकास होगा तभी सभी का। तो आरएनआर का मतलब हुआ सर कि जिनकी जमीन लेते हैं, रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट जो है वो भी एक कंपनी ने अपना पॉलिसी बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी पॉलिसी बनाई, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई। फिर 2013 में आके हम देखते हैं कि आरएसपीटी लॉ का एक्ट आ गया। तो लॉ के एक्ट में पूरे देश के लिए कानून बना कि इससे मिनिमम हमको नहीं देना, इसके ऊपर में देना। बहुत सारे कानून बने और साथ साथ में कंपनी ने भी अपने सीएलआरआर पॉलिसी 2012 की आई। 2012 की पॉलिसी के बाद उसमें सब्सिडीज से बहुत सारे उसमें चेंजेस किए अपने हिसाब से, लोकल कंडीशन के हिसाब से, और काफी कुछ ये बनाया कि हम जिसकी जमीन लेते हैं उसको सेटिस्फाई करना, उसको संतुष्ट करना सबसे बड़ा
काम है। हाँ। क्योंकि हमारे लिए वो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हमारा जी। है। वो हमें अपने पुरखों की जमीन देता है। जी। जब वो अपने पुरखों की जमीन देता है तो ये हम उसको निराश करके आगे नहीं चल सकते हैं। जी। और इसलिए उसको कंपनी पूरा ध्यान रखे। जी। और आपको बता दूं मैं कि कोल इंडिया जितनी नौकरी देती है, जी। एसएससीएल जितनी नौकरी देती है, जी। बहुत सारे कंपनियों ने तो अपने आरआर पॉलिसी से नौकरी को लगभग हटा ही दिया। जी। वो एम्प्लॉयमेंट परमानेंट नहीं देते हैं। जी। इसकी वजह ये भी है कि उनके बहुत सारे फिक्स टाइप के काम हैं जी। जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कम होते हैं। जी। और मैक्सिमम जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम हो रहे हैं। जी। तो डिप्लॉय लोग हो रहे हैं जी। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअली हो रहे हैं। जो एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो कंपनी में देने का जी। है वो एससीसीएल और कोल इंडिया बहुत बड़ा काम करती है। जी। जी। तो जैसा सर ने बताया साथियों कि जो 1894 से जो कानून जो चले लैंड एक्विजिशन के, वो लगातार और विशेष रूप से आजादी के बाद से लगातार ये जो जो लैंड ओनर है होते गए, संवेदनशील कानून और बनता गया। और आज के समय में जो भी भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसमें हमारी ये प्राथमिकता है, कोल इंडिया की प्राथमिकता है कि अपने स्टेक होल्डर के अधिकतम जो हित है सर उसको सुनिश्चित करते हुए लेके चले। सर जैसे कि बहुत सारे कानून की बात आपने की, नियमों की बात की, सर एक आम आदमी की समझ के लिए सर जैसे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को यदि आप एक आम आदमी की समझ के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर सके कैसे होता है। बिल्कुल। देखिए, जब हम भूमि अधिग्रहण करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव होता है कि हमको माइंस कहाँ खोलना है। जी। माइंस कहाँ खोलना है तो उसमें आइडेंटिफाई होता है कि हमको ये लैंड, क्योंकि सिम्पिडाइल ने मैक्सिमम जगह पे अपना इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। तो सिम्पिडाइल जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती है तो अकॉर्डिंगली वो देखती है कि भाई जहाँ पे कोयला है, जहाँ पे हम इकोनॉमिकली वाइबल है कोल प्रोडक्शन, वहाँ पे वो तैयार वहाँ के लिए बनाती है। एक लैंड हमको पता चलता है कि इस लैंड को हमको लेना है। जी। उसके बाद क्या होता है कि हम उसमें फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर हम उसके नोटिफिकेशन चालू करते हैं। नोटिफिकेशन वो समय है जब पब्लिक को ये पता लगने लगता है कि भाई ये लैंड अब सोचा जा रहा है कि इसको माइनिंग करना है। ओके जी। तो नोटिफिकेशंस हो रहे हैं जी। और नोटिफिकेशंस में हम शुरू में करते हैं एक बड़ा एरिया लेते हैं, फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर हम एक स्पेसिफाई करते हैं कि जो ये पर्टिकुलर लैंड है वही हमको अब चाहिए माइनिंग के लिए, हमारी प्लानिंग के हिसाब से वो चाहिए। अच्छा जी। फिर अब आइडेंटिफाई करते हैं, फाइनल नोटिफिकेशन जब हो जाता है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पास गजट में कर देती है, गजट में होता है। गजट में कर देती है जी। और उसकी कापियां जो है उसका जो प्रतियां हैं कलेक्टर ऑफिस में, तहसील में और जी। सरपंच वगैरह सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। जी। पेपर में, लोकल पेपर में छपाया जी। जाता है जी। कि ताकि सभी इसको जाने। जी। जानने के बाद ये सब जगह ये प्रमाणित हो जाता है कि भाई अब ये लैंड जो है वो इस काम के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए सूचना सभी तक जगह पहुंच जाए, जी। पहुंच जाती है। जी। और आजकल की तो आज सभी जागरूक हैं, जी। तो सभी तक पेपर के माध्यम से, विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से ये पता लग जाता है जी। कि ये नोटिफाई हो गया है। जी। अब इसमें माइंस खोलने की प्रक्रिया जो है वो चालू होगी। अब सर जैसे स्टेक होल्डर के लिहाज से मेरा एक प्रश्न था सर जी। कि जैसे मान लिया मैंने आपकी अधिसूचना को देख लिया कि भाई मेरी जमीन एसीसीएल या कोल इंडिया लेने वाली है, तो सर मुझे क्या कुछ तैयारी करनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स के लिए या और कुछ जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, मुख्यतः तो आपको प्रमाणित करना होता है कि आप उसकी जमीन के मालिक हैं। जी। तो आप उस समय के जो नोटिफिकेशन के पहले के आपके जमीन के मालिकाना हक के पेपर हैं, जैसे B1 है, B2 है, इस तरह की चीजें, नामांकन B1 B2 ये फॉर्म में जो गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड में होते हैं जी। जिसमें सर्टिफाई होता है कि खसरा अमुक व्यक्ति का है। ओके। ये रिकॉर्ड आप अपने पास सुरक्षित कर लें, जी। निकलवा लें। नोटिफिकेशन के पहले के भी जी। नामांतरण वगैरह, यदि नामांतरण कराया है आपने, नामांतरण पंजी रख लें। जी। मान लीजिए कि पहले के कोई जो आपके एंसेस्टर थे, इनकी कभी फौती वगैरह हुई हो और उसके बाद यदि वो आपके नाम नहीं आई हो तो वो देख लें कि वो करा लें, फौती नामांतरण करा लें, ताकि आपको बाद में इसके लिए परेशान ना होना पड़े। ये सब पेपर आप इकट्ठा कर लें, क्योंकि एक बार भूमि अधिग्रहण होने के बाद फिर ये प्रक्रिया चालू होती है कि गवर्नमेंट से सर्टिफाइड रिकॉर्ड की किसका लैंड किसका है किस समय, वो लेके हम लोग फिर मुआवजा बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं। मुआवजा बनाते हैं, साथ में यदि घर है, संपत्ति है आपकी, तो उसका मेजरमेंट किया जाएगा। मेजरमेंट करके इनका एज पर रूल जो भी मुआवजा बनता है वो तैयार हो जाएगा और आपको ये प्रमाणित करना पड़ता है कि आप ही उसके मालिक हैं। तो आप वो सब पेपर रखें जिससे पता लगे कि आप उसके मालिक हैं, और उसके साथ में फिर आप दावा अपना करेंगे और पैसा आपको आपके खाते में उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो मुख्यतः सर की बातों से ये समझ आ रहा है कि ये कागज की तैयारी तो सभी जो लोग हैं इस प्रकार के वो जरूर कर लें कि भाई जो भूमि है उससे जुड़े हुए जो भी कागजात है जिससे साबित हो जाए कि आपका हक बनता है इस जमीन पर, और वो सब कागज आप जमा करें। सर जैसे हमने कागज जमा कर दिया कोल इंडिया ऑफिस में या आईसीसीएल ऑफिस में, फिर मुझे कैसे सूचना मिलेगी कि मुझे नौकरी की स्वीकृति या जो भी है? बिल्कुल। देखिए, हम लोग इसको ये बोले कि हम एक मीटिंग भी करते हैं, ट्राइपार्टाइट मीटिंग करते हैं। हम
अनुरोध करते हैं जिला प्रशासन से भी कि वो अपने साथ में और हम लोग के साथ में और जो गांव संबंधित है उनके साथ बैठ कर लोग चर्चा करें कि भाई उनको एम्प्लॉयमेंट लेना है तो किस तरीके से लेना है, किस पॉलिसी में एप्लीकेबल होगा, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, वो सब पूरी चर्चाएं होती हैं। उन चर्चाओं को जो मिनट जो होते हैं वो भी पब्लिश किया जाता है, जगह जगह भेजा जाता है, हर गाँव भेजा जाता है। तो इसको सर कलेक्टर सर करते हैं, कलेक्टर या उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो करते हैं साथ में बैठ के, और वो जो मिनट है वो भी ग्राम पंचायत में जाते हैं, सबको पता लग जाता है उसके बाद में। और हमारा देखिए अच्छी बात यह है कि हमारे सभी एरिया में नोडल ऑफिसर है, हमारा ऑफिस है रेवेन्यू का, तो संबंधित एक व्यक्ति जिनको पता लग गया हो कि वो अधिग्रहित हो गई जमीन, वो उनसे भी संपर्क करके वो पता कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ से भी सूचनाएं जाती है जिनका एम्प्लॉयमेंट होता है कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी, आपका हक बनता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, आप जो संबंधित पेपर जमा करें, आपने दावा करें, नामांकन भरें, किसको आपको अपने बदले नौकरी देना है या खातेदार के यहाँ से कौन नौकरी करेगा, ये तो उन्हीं को बताना है। तो वो अपना पूरे दस्तावेज के साथ में नामांकन जमा करते हैं। वो नामांकन जो है फिर वो सर्टिफाई होके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एसडीएम कार्यालय से सर्टिफाई होके फिर हमको जब मिलता है तो प्रक्रिया उसमें फिर चालू हो जाती है। तो मतलब ये है सर कि यदि हमने कागज जिस जगह जमा किया है उस जगह के ही हमें संपर्क में रहना है। बिल्कुल, हमारा यूनिट काम कर रहा है वहाँ पे, हमारी माइंस है, यदि पहले से कोई माइंस नहीं तो हमारा निश्चित तौर पर वहाँ पर अधिकृत कोई अधिकारी होगा और उनसे मुलाकात करके क्या पेपर जमा करना है वो चेकलिस्ट प्रोवाइड करेंगे। उन सभी पेपर्स को आप जमा करें, जमा करने के बाद में जो है वो आपको समय समय पर सूचना आपकी देते रहेंगे। यदि कोई पेपर की कमी है तो आपको बताएंगे और आपसे लेकर फिर आपकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो साथियों, जो सर के अनुभव से जो कुछ बातें सामने आ रही है वो ये है कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स की जो तैयारी है अधिग्रहण के पूर्व वो हमको बिल्कुल प्रॉपर कर लेनी है, और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद जिस जगह, जिस यूनिट, जिस खदान में हमने ये काम किया है उस ऑफिस के हमें संपर्क में रहना है, और कोई भी हमारी क्वेरी हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं जानकारी। और सर जैसे ACCL एज ए कंपनी सर कितने रोजगार साल भर में इस तरह के निकालती है सर? अभी हम लोग ऑन एवरेज ये मान के चलिए कि पिछले 2-3 साल में 700-800 एम्प्लॉयमेंट हम 700-800 हर साल दे रहे हैं, हर साल। हालांकि उसके पहले ये संख्या कम थी, 300-400-200 के आसपास दे रहे थे, लेकिन अभी हमारी जो प्रक्रिया बहुत तेजी से चालू है और हर साल 700 से 800 हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो साथियों, ये इस तथ्य से यह बात तो स्पष्ट हो जा रही है कि जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया निश्चित रूप से बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि 700-800 रोजगार जो है एक साल में ACCL स्वीकृत करके दे रहा है वो स्वामियों को। तो निश्चित रूप से जो टीम इससे जुड़ी हुई है वो लगातार मेहनत कर रही है, प्रयास कर रही है। और सर ये तो हमने आपके अनुभव, आपके कार्यक्षेत्र से बातें की। वापस मैं आपके सर जो आपका जो बैकग्राउंड है, जो चीजें हैं, उससे एक प्रश्न है सर। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि अभी आप कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लेकिन सर एक माइनिंग इंजीनियर सर वो फील्ड से अपनी यात्रा शुरू करता है, तो सर कितना अंतर है फील्ड में रह के काम करने का, तब कैसा था और अभी कैसा है सर? बिल्कुल, देखिए दोनों में मैं क्या कॉमन नहीं, उसके पहले बता दूं कॉमन क्या चीज है। तो लीडरशिप, आप कहीं भी रहें, किसी भी फील्ड में रहें, वो लीडरशिप आपको करना पड़ेगा। हम लोग जब यूनिट में थे, ऐसे जब असिस्टेंट मैनेजर हम लोगों ने काम किया, असिस्टेंट मैनेजर काम किया, फिर मैनेजर के रूप में काम किया, विभिन्न पदों पे काम किया, सभी का एक अलग अनुभव है। फील्ड में रहने में आप जो चैलेंजेस सामने झेलते हैं टेक्निकल होते हैं, मैक्सिमम माइंड से जुड़ी हुई जो तकलीफें होती हैं। आप जब अंडरग्राउंड में पर्टिकुलरली काम करेंगे, मेरा काफी एक्सपीरियंस अंडरग्राउंड का रहा, उसके बाद मैंने काफी सारा ओपन कास्ट में भी काम किया, एरिया के ऑफिस में भी मैंने काम किया, फिर यहाँ भी काम किया, तो लगभग मैंने हर जगह का देखा अनुभव। तो देखेंगे कि हर जगह की डिफिकल्टी अलग अलग है, चैलेंजेस अलग है। अंडरग्राउंड के चैलेंजेस कुछ और है, अंडरग्राउंड में सेफ्टी चैलेंजेस रहा करते थे, प्रोडक्शन का रेट वहाँ पर कम रहा करता था, तो आपको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वहाँ लगातार जूझना होता था। वही ओपन कास्ट से जब आए तो चूंकि मशीनें बड़ी बड़ी थी, तो वहाँ थोड़ा प्लानिंग हो जाने से और कम समय में भी ज्यादा प्रोडक्शन आप कर सकते थे। तो ये डिफरेंस है। आप ऑफिस में आ जाने के बाद में यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ रहा हूँ मैं, तो ये देखता हूँ कि पूरे ACCL में हर एक एरिया की जिम्मेदारी एक आ जाती है और हमको वहाँ पे सपोर्ट करना है। एक्चुअल में क्या है कि हम यदि प्रॉपर्ली टाइमली उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आज जब वो हमारे समझ लीजिए कि आप सीमा पे जवानों के जैसा काम कर रहे हैं, जो हमारे एरिया में लोग काम कर रहे हैं, तो उनको सही समय पे सही मदद पहुंचाना ताकि वो अपना काम वहाँ पे बखूबी निभा सके, ये हमारा दायित्व हो जाता है। तो चैलेंजेस अपने अपने हैं, लेकिन सभी का एक अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग को मिलता है और ये सभी एक्सपीरियंस कुल मिला के आपकी लाइफ में बहुत काम आता है। यस, तो एक माइनिंग इंजीनियर की लाइफ के जो एक्सपीरियंसेज है सर शेयर कर रहे थे, और हम लोग देखते हैं कि अंडरग्राउंड खदानों में शिफ्ट में वो लोग जाते हैं खदानों के अंदर तक, और वहाँ जाके अपने कामगार साथियों के साथ
काम करते हैं और काफ़ी कुछ रहता है, हम लोग के ऊपर चैलेंजेस रहते हैं, चुनौतियाँ रहती है और टारगेट्स रहते हैं जिनको मीट करना होता है। सर, ACCL एक परिवार की तरह काम करता है, आपका भी एक परिवार है। मैं चाहता हूँ कि सर आपके परिवार में आपके जो बच्चे हैं सर, वो किस फील्ड में क्या चुन रहे हैं, उसके बारे में सर यदि आप थोड़ा मेरे मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटा मेरा अभी वॉलमार्ट में काम कर रहा है। उसने ट्रिपल आईटी हैदराबाद से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। बीटेक करने के बाद वॉलमार्ट में काम कर रहा है और दूसरा बेटा अभी नीट क्वालिफाई करके इस साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो एक आईटी में गया है और एक अभी एक मेडिकल में, दोनों डाइवर्स फील्ड में है, तो दोनों अपना काम कभी कर जा रहे हैं और अच्छा लगता है। देखिए, टेक्नोलॉजी का हम लोग कोई अलग नहीं, सभी फील्ड एक ही जैसे हैं। आप देखेंगे, मैं कभी अपने बेटे से बात करता हूँ बड़े वाले, तो उसका आईटी फील्ड का टेक्नोलॉजी कैसे हमारे माइनिंग फील्ड में फिट हो सकता है, तो ये मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखता हूँ कि बहुत सारा रिलेवेंट चीज है, ऐसा नहीं, उनका भी चैलेंजेस लगभग अभी जैसे सिमिलर है, उनके यहाँ भी रोज नए चैलेंजेस आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सर, ACCL परिवार की ओर से शुभकामनाएं देते हैं कि आपके जो आपके परिवार को भी हम लोग के वो लोग आगे बढ़ें और वो लोग कहीं अच्छा करते हैं तो हमारा जो सोशल फुटप्रिंट है सर, वो अच्छा होता है। और दर्शकों, आप सब इस बात से सहमत होंगे कि इस इंडस्ट्री के जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत सारे जगहों पे बहुत अच्छे काम कर रहा है। शरद तिवारी सर, आपने सबसे पहले तो हमारा निमंत्रण स्वीकारा इस वेरी फर्स्ट एपिसोड के लिए, उसके लिए आभार है और विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत बेबाक तरीके से सर न केवल कार्यक्षेत्र के अनुभव बल्कि आपने अपने जीवन के अनुभव साझा किए, तो उसके लिए एक बार पुनः आपको आभार करते हुए साथियों, तो ACCL पॉडकास्ट ऊर्जावाणी का ये जो पहला एपिसोड था वो यहीं तक। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे हम लोग एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।